क्या सच में कोई एक देश पूरी दुनिया की तेल सप्लाई को रोक सकता है? और अगर हां वो रोक सकता है तो फिर भारत जैसे देश जो 80% से ज्यादा तेल आयात करते हैं, क्या वो वाकई में सुरक्षित है? तो परिस्थितियां किसी एक देश के नियंत्रण में नहीं रह जाएंगी और यहीं से नैरेटिव शिफ्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, हम अपनी एनर्जी स्ट्रैटेजी को कब बदलेंगे? तो आपने शायद ये लाइन सुनी होगी कि दुनिया का तेल कुछ बड़े देशों के हाथ में और जब चाहे सप्लाई रोक सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सच में कोई एक देश पूरी दुनिया की तेल सप्लाई को रोक सकता है? और अगर हां वो रोक सकता है तो फिर भारत जैसे देश जो 80% से ज्यादा तेल आयात करते हैं, क्या वो वाकई में सुरक्षित है? क्या ये प्रश्न आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न नहीं है? अभी अभी जो बयान आया है, ईरान कहता है कि भारतीय दोस्त सुरक्षित हाथों में है, चिंता की कोई बात नहीं है। ये सुनने में बहुत भरोसा देता है, लेकिन क्या ये सिर्फ कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है या इसके पीछे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है? और यही हम आज समझने वाले, हम जानने वाले हैं। आज सिर्फ खबर नहीं, पूरा सिस्टम समझेंगे। हरमुज स्ट्रेट क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, भारत के लिए असली खतरा कितना बड़ा है जिसको हम अभी नहीं समझ पा रहे। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। हरमुज स्ट्रेट, ये नाम आजकल बहुत चर्चा में है, कई बार आपने सुना होगा, लेकिन इसको समझते हैं ये है क्या, इतना खतरनाक क्यों है? बहुत ही सकरा समुद्री रास्ता है, पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई, इसका ज्यादातर तेल इसी रास्ते से बाहर आता है। अब एक सिंपल एनालॉजी को समझो। मान लो पूरी दुनिया का तेल एक बड़े टैंकर में जमा है और उस टैंकर से बाहर जाने के लिए तेल को सिर्फ एक पतली पाइपलाइन है। वो पाइप ही हरमुज स्ट्रेट है। अगर डेटा की बात करें और वो भी यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन की बात करें तो लगभग 20% वैश्विक तेल सप्लाई हर दिन इसी रास्ते से होकर गुजरती है। यानी हर 5 में से 1 बैरल तेल, आप ऐसे समझ लो, इसी चोक पॉइंट से निकलता है। तो अगर सोचो कि यह रास्ता ब्लॉक हो जाए तो और यहां तनाव बढ़ जाए, युद्ध और तेज हो जाए, क्या होगा? यहीं से शुरू होती वो कहानी जहां पर ईरान एंट्री लेता है। ईरान इसमें क्या रोल अदा कर रहा है? भारत के लिए उसने ऐसी बात क्यों कही? हरमुज स्ट्रेट के उत्तरी किनारे पर ईरान है। अगर भौगोलिक रूप से देखें तो ईरान इस स्ट्रेट पर काफी हद तक नियंत्रण रख सकता है। उसकी कोस्ट लाइन इसके साथ बहुत लंबी है। इतिहास में कई बार ईरान ने संकेत दिया कि अगर उस पर दबाव बढ़ा, प्रेशर बढ़ाया तो वो इस रास्ते को रोक देगा। अब सवाल है, क्या वो सच में ऐसा कर सकता है? तो टेक्निकली बात करें तो पूरी तरह से बंद करना आसान नहीं, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, जिसे अंक्लॉज भी कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये इंटरनेशनल रूट है और इंटरनेशनल रूट्स को आप नहीं बाधित कर सकते। लेकिन अगर इसको आंशिक रूप से बंद कर दिया जाए, पार्शियली बंद कर दिया जाए, तनाव बढ़ा दिया जाए, क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। अगर कोई देश जहां से गुजर रहा है वो अपनी रक्षा के नाम पर इसको बंद कर सकता है। और सिर्फ इतना ही काफी होता है तेल की कीमतें बढ़ाने के लिए। तेल तो रेगुलर यूज होने वाली चीज है। अब हम यहां समझते हैं कि यह दुनिया का सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट, एक जियोपॉलिटिकल पोजीशन, उसको इन्फ्लुएंस करने की स्थिति रखता है। ईरान इसी वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है और अमेरिका ने मधुमक्खी के छत्ते पर जो पत्थर मारा है उसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाएगी। दुनिया की 20% तेल सप्लाई यहां से गुजर रही है। सवाल है, हम कहां खड़े हैं? भारत, उभरती अर्थव्यवस्था, क्या जबरदस्त जीडीपी ग्रोथ, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता, और भारत अपनी जरूरत का 85% तेल इंपोर्ट करता है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा वेस्टर्न एशिया यानी मिडिल ईस्ट से आता है। यानी अगर हरमुज स्ट्रेट में प्रॉब्लम होती है तो भारत सीधे प्रभावित होता है, सीधे इफेक्टेड होगा। लेकिन फिर ईरान क्यों कह रहा है कि भारत सुरक्षित है? यहां कूटनीति को समझना जरूरी है। भारत और ईरान के रिश्ते सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। चाबार पोर्ट, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और ऐतिहासिक 2 महान सभ्यताएं, ये सब दोनों देशों को जोड़ते हैं। ईरान के लिए भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट साझेदार है और ऐसे में वो ये संदेश देना चाहता है कि भारत को नुकसान नहीं होगा। उसको भी पता है कि युद्ध खत्म होगा तो रिकंस्ट्रक्शन में भारत आएगा, रिकंस्ट्रक्शन के लिए चीजें आगे बढ़ेंगी और भारत इस समय ऐसी पोजीशन पे है जहां वो दुनिया के सभी देशों से बात कर सकता है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन एक गलती हो जाती है। हम एक तरफा नहीं जा सकते, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एश्योरेंस और गारंटी 2 अलग अलग चीजें हैं। एश्योरेंस, हाँ भाई सब ठीक रहेगा, और गारंटी 2 अलग अलग चीजें।
ईरान भले ही आज भारत को प्राथमिकता दे, लेकिन अगर क्षेत्र में, इस रीजन में सैन्य तनाव बढ़ता है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम 2-3 हफ्तों में बहुत बड़ा स्ट्राइक करने वाले हैं, तो परिस्थितियां किसी एक देश के नियंत्रण में नहीं रह जाएंगी और यहीं से नैरेटिव शिफ्ट हो जाएगा। यहीं पर ज्यादा लोग सोचते हैं कि अगर ईरान कह रहा है तो चिंता की वो बात नहीं, मामला ठीक है, लेकिन असली खेल सप्लाई चेन का है, ना कि बायलैटरल रिलेशनशिप का। हमारे ईरान के संबंध कैसे हैं ये अलग बात है, लेकिन सप्लाई चेन में बहुत सी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेट में अगर तनाव बढ़ जाता है तो शिपिंग बीमा महंगा हो जाएगा, जो जहाज की कंपनियां बीमा नहीं कराएंगी, जहाजों की आवाजाही धीमी हो जाएगी, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस तुरंत बढ़ जाते हैं और भारत के लिए असली खतरा यहीं से शुरू होता है। सीधे तेल बंद नहीं होगा, बल्कि कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो खतरा जो है वो तेल की फिजिकल सप्लाई रुकना नहीं है, बल्कि ग्लोबल प्राइस शॉक, जिस दाम पर हम तेल खरीद रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और यहां पर एक दूसरा व्यू पॉइंट भी है। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं दुनिया पहले जैसी डिपेंडेंट नहीं रही मिडिल ईस्ट पर। क्यों? क्योंकि अमेरिका अब खुद बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भाई हमसे तेल खरीदो, हमसे गैस खरीदो। रूस, अफ्रीका, अदर जो सोर्सेस हैं वो भी तेल बेच रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हरमुज स्ट्रेट का महत्व कम हो गया? अभी नहीं, क्योंकि हमारे साथ उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अरब सागर से हरमुज की कनेक्टिविटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया से तेल खरीदना है, अमेरिका से तेल खरीदना, पूरा अफ्रीका चक्कर लगा के आएगा, स्विच कैनाल से आएगा, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज भारत तेल खरीदता है अमेरिका से, 30% महंगा पड़ेगा उसको। सवाल है वो 30% महंगा और 85% आयात करने वाला देश फिर अपने देश के अंदर वो महंगाई को कैसे संभाल पाएगा? कैसे वो निवेश को, जीडीपी ग्रोथ को संभाल पाएगा? बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपिंग रूट्स पर अभी हैवी डिपेंडेंट है हम लोग। पाइपलाइन नहीं है। हम पाइपलाइन लाए कहां से? भाई जो गैस के भंडार हैं, तेल के भंडार हैं, रशिया, कजाकिस्तान, चाइना ने तो पूरी पाइपलाइन बिछा दी। हमारे तो और उनके बीच में बैठा हुआ पाकिस्तान। 1947 की वो गलती हम सुधार नहीं पा सकते। हम कहां से पाइपलाइन लाए? हमने तो बहुत सपने देखे तापी को हम बनाने की, जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, कहां सक्सेस हुई? पाइपलाइन सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। चाइना खरीदे, उसका है ना कोई, इस युद्ध में कोई टेंशन ही नहीं है। वो तो सेंट्रल एशिया से उठा के गैस, ऑयल सीधे पाइपलाइन से, उसको कोई रूट तक डिपेंडेंसी ही नहीं उसकी बहुत ज्यादा। लेकिन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में 1947 में जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जो भारत पाकिस्तान का, वो जो दुश्मनी के आधार पर बना, वो हम तक वो गैस पाइपलाइन पहुंचने ही नहीं देगा। वो कहेगा हम भीख मांग लेंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन तुम्हें नहीं हम आगे बढ़ने देंगे। उसका पूरा प्रोपेगेंडा यही है, उसका अस्तित्व यही है। तो अगर यहां पर कोई सडन डिसरप्शन इस रीजन में होता है तो इंपैक्ट अभी ग्लोबल है, बहुत बड़े स्तर पर यह तनाव बढ़ेगा। मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ रहा है। ईरान की पोजीशनिंग क्या है? ग्लोबल पावर्स प्रेशर डाल रही हैं, अमेरिका, इजराइल। अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप है वो लगातार इस कंटेक्स्ट में बयान दिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जिन देशों को तेल चाहिए वो खुद इस चीज को संभालें, वो खुद इन चीजों को देखें, या तो हमसे खरीदें या तो भैया हरमुज में अपनी सिक्योरिटी खुद करो। तो इसका मतलब क्या है? ये जो डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं, हमसे तो तुमने पूछा नहीं था युद्ध करते समय कि हम जा रहे हैं युद्ध लड़ने, हम जा रहे हैं जो है वो अयतुल्लाह अल खमेनी के ऊपर बम्बार्डमेंट करने। लेकिन आज जब पूरा मामला फंस गया, आपकी जो पूंछ दब गई है, तब बेटा आप हमसे कह रहे हैं कि भैया आप अपना तेल आप संभालो। खेल शुरू तुमने किया, तेल संभाले हम। वाह, बहुत बढ़िया आपकी बात है भाई साहब। मतलब खेल बिगाड़ के चले जाओ, बाकी हम रायता हम समेटते रहें। ऐसी इकॉनमी समेटती रहे जिनके पास अपनी एनर्जी नहीं है, जो आगे ग्लोबल बढ़ना चाहते हैं। भारत को उन्होंने बहुत बड़ा झटका दे रखा है। तो यह भी हो सकता है कि आने वाले समय में एक एंगल और भी है। ये जो सारा बवाल हो रहा है ना, ये जो ग्लोबल सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दादा थे, रशिया, अमेरिका, अब ये हटेगा, यहां से टूटेगा और रीजनल यानी जो क्षेत्रीय प्लेयर्स हैं इन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये पूरे दुनिया की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। भाई अमेरिका कहां अपने अलाइज की रक्षा कर पा रहा है मिडिल ईस्ट में? ईरान जिधर मुंह उठा रहा है उधर मार रहा है मिसाइल, उनके रडार मार रहा है, उनके होटल पे मार रहा है, उनके जो है बुर्ज खलीफा पे मार, जहां मन कर रहा मार रहा है। इसका मतलब अब क्षेत्रीय शक्तियों को बड़ी शक्तियों पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। अब उन्हें, अब भैया बोले अपना इज्जत अपने हाथ, खत्म हो गई बात। और भारत के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक सवाल है, भैया भारत ऑयल कब तक इंपोर्ट करेगा? कल को फिर कोई बवाली खड़ा हो जाएगा। कल हूती आएंगे,
कहीं और जाके खड़े हो जाएंगे। भारत ने समय से फैसले लिए थे, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया था उसने, लेकिन लंबे समय तक हम डिपेंडेंट रहे। अब जरा ध्यान से समझना, एनर्जी सिक्योरिटी के 3 पिलर होते हैं। यह सिर्फ ये नहीं कि तेल आ गया, बहुत ध्यान से, अवेलेबिलिटी, उपलब्ध है कि नहीं ऑयल, गैस, एफोर्डेबिलिटी, आ गया, हम खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे। आज वायुयान से उड़ना बहुत मुश्किल, क्यों? एयर ट्रैफिक फ्यूल दाम बढ़ गया। इंडस्ट्री चलाना बहुत मुश्किल हो गया, लोगों ने कई अपनी दुकानें बंद कर दी, कहां से चला पाएंगे? एलपीजी सिलेंडर कहां से खरीद पाएंगे? और एसेसिबिलिटी है तो हम यूज कर पा रहे हैं कि नहीं यूज कर पा रहे हैं, एसेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आपने कहा जहाज खड़े हैं यहां पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, आज भारत के कितने जहाज वहां खड़े हैं? निकल कर आएगा हमारे पास, उस तेल को हम निकाल पे रिफाइन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब हॉर्मुज स्ट्रेट इन तीनों को सीधे प्रभावित करता है, ये तीनों के साथ, इसीलिए बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब सवाल है कि भारत क्या कर रहा है, भारत को क्या करना चाहिए। भारत ने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना लिए थे कि भैया हम इतने समय का तेल बचा के रखें। धीरे धीरे वो क्षमता बढ़ाने लगा था, बहुत बढ़ाने लगा था, कई देशों से मंगा लिया था। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत प्रेशर देना शुरू कर दिया था। ऑयल इंपोर्ट भी आपने देखा, अमेरिका ने कितना दबाव बढ़ाया, हम रशिया से भी मंगा रहे हैं, अन्य देशों से भी मंगा रहे हैं। लेकिन ये चीजें अभी 5 साल और चलनी थी। 5 साल में वो कॉम्प्लेक्स वेब हम क्रिएट कर पाए। रिन्यूएबल एनर्जी सरकार बहुत कोशिश कर रही है, सूर्य घर योजना, तमाम तरह की योजनाएं। हम ईवी पे जा रहे थे, वहां पर लिथियम का सप्लाई चेन, चाइना रेयर अर्थ मेटल बेटा हम कर रहे थे, हम सेमीकंडक्टर भी बना रहे थे, हम कर रहे थे। लेकिन ये 5 साल हमें और चाहिए था, मिनिमम 5 साल और चाहिए था। हम रिन्यूएबल को बढ़ा ले जाते, हम ईवी पे डिपेंडेंट हो जाते, ऑयल इंपोर्ट को या तो हम कम करते या डाइवर्सिफाई करते, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तरीका निकालते। लेकिन बहुत पहले ये चीजें हो गई और एक राष्ट्र को जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो समय मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब डिबेट शुरू होती है, कुछ लोग कहते हैं भारत सही दिशा में जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं यार इंपोर्ट डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है, जब तक ये ज्यादा रहेगी तब तक वल्नरेबिलिटी बनी रहेगी, यानी कहीं भी कुछ उत्पाद होगा हमारे माथे पे पसीना आ जाएगा। तो इस पूरी कहानी में यानी हॉर्मुज स्ट्रेट एक ग्लोबल चोक पॉइंट है, ऑयल चोक पॉइंट है। ईरान जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहता है, रणनीतिक रूप से ताकतवर बनना चाहता है। भारत जो बहुत डिपेंडेंट है इन सब चीजों में, और रिस्क है प्राइस शॉक का, रिस्क है सप्लाई चेन के टूट जाने का। सवाल है, एक आप लोगों से कमेंट करिएगा कि हर बार जब क्राइसिस आती है तभी हम क्यों रिएक्ट करते हैं। कोई राष्ट्र जो विकसित बनना चाहता है, कोई राष्ट्र जो कहता है कि हम डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं, वो प्रोएक्टिव मेजर्स क्यों नहीं लेता है? क्यों थिंक टैंक ये नहीं समझ पाता कि ये चीजें होने वाली हैं? और सबसे बड़ा सवाल, हम अपनी एनर्जी स्ट्रैटेजी को कब बदलेंगे, कब राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा? सवाल ये नहीं कि पॉलिटिकल विल पावर क्या है, सरकार क्यों नहीं कर रही है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि 2 तरह के बदलाव होने हैं, भारत बदल रहा है और भारतीय बदल रहे हैं। तो सवाल है कि अगर सरकार नीतियां बदल रही तो क्या उस देश को जो लोग हैं, निवासी हैं, वो उन नीतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यह एक बड़ा सोचने वाला प्रश्न है, यह बहुत जानने वाली बात है। तो अगर आप ध्यान से समझोगे, नहीं तो हम इस तरह से डिपेंडेंट रहेंगे, पूरा सिस्टम, पूरा सप्लाई चेन, कहीं दूर बैठा एक देश, अमेरिका जैसा देश, हमारी पूरी अस्तित्व को हिला के रख देगा। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, आपका इसमें क्या सोचना है। क्या यह ईरान क्राइसिस भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट है? क्या भारत की पॉलिटिक्स और भारत की जनता इस चीज को समझ पाएगी कि किसी भी देश पे डिपेंडेंसी, चाहे उसके साथ हमारा बैर हो, हमारा दोस्ती हो, डजंट मैटर, राष्ट्र सबसे पहले। क्या आपको लगता है कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी पॉलिसी है या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन? तो मुझे जरूर बताना आपको क्या लगता है कि हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में। इस क्राइसिस से भारत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट क्रिएट कर सकता है, अपने पूरे एनर्जी सिनेरियो को हमेशा के लिए बदल सकता है। भारत ईवी की तरफ तेजी से बढ़ सकता है, सोलर की तरफ तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि हम भारतीयों ने हमेशा दिखाया है कि जब जब हमारे सामने क्राइसिस आया, अभाव आया है, हमने बदलाव को बहुत तेजी से स्वीकारा है। ये बदलाव हमारे डीएनए का हिस्सा है। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं? वीडियो के आखिरी में मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर सब कुछ अच्छा लगा हो यहां पर डिस्कशन, तो मुझे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे कौन सी वीडियो पे आप एक डिस्कशन चाहते हैं, व्यू चाहते हैं, मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दोस्त उजांग, बाय बाय।